सनातन विरोधियों पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। बिहार में विपक्षी गठबंधन पर बोला हमला। लालू नीतीश पर जंगल राज वापस लाने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के भोपाल में होने वाली विपक्षी गठबंधन की पहली ही रैली हुई रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना की करेंगे शुरुआत। देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सहयोग करना है योजना का उद्देश्य। प्रधानमंत्री नई दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले चरण को रविवार को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विश्व के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है यशोभूमि। सेंटर में 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा 2024 के अंत तक देश के सभी अस्पतालों में उपलब्ध होगी अंग प्रत्यारोपण की सुविधा। आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत आगरा में अंगदान प्रतिज्ञा एवं पंजीकरण महाशिविर का शुभारंभ। और भारत और श्रीलंका के बीच रविवार को खेला जाएगा एशिया कप का फाइनल। खिताब का बचाव करने उतरेगी श्रीलंकाई टीम। वहीं 8वीं बार खिताब पर कब्जा जमाने को उतरेगा भारत। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। सनातन विरोध से लेकर रामचरितमानस पर विवादित बयान को लेकर अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। नीतीश लालू की सरकार पर बिहार में फिर से जंगल राज वापस लाने का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि 2024 में फिर से मोदी सरकार आएगी और सभी विपक्षियों को जनता सबक सिखाएगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को बिहार के दौरे पर थे, जहां उन्होंने राज्य में विकास योजनाओं की सौगात दी तो विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने अररिया में सीमा सुरक्षा कर्मियों के लिए बनाए गए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज देश के कोने कोने में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर विकास को गति दी जा रही है। बिहार के अररिया में लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जोगबनी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर आवासीय भवनों का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि ये चेक पोस्ट नेपाल भारत व्यापार को नई गति देगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी को दृष्टिगत रखते हुए लैंड पोर्ट अथॉरिटी को और ज्यादा सक्षम करने का बीड़ा उठाया है और मुझे भरोसा है कि आने वाले 5-6 साल के अंदर ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी सिर्फ व्यापार का आवागमन का केंद्र नहीं बनेगी। लैंड पोर्ट अथॉरिटी के सारे संस्थान जहां जहां पर भी स्थापित है वो हमारे पड़ोसी देशों की सीमा पर भारत के सांस्कृतिक राजदूत का भी काम करेंगे और हमारे वाणिज्यिक राजदूत का भी काम करेंगे। बिहार दौरे के दौरान मधुबनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अभी यहां लालू नीतीश जी की सरकार चल रही है। बिहार में गोलीबारी, लूट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। रेलवे मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद ने अरबों का भ्रष्टाचार किया और अब ये लोग इंडिया गठबंधन के नाम से जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हर रोज बिहार के अंदर गोलीबारी, लूट खसोट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो बिहार को फिर से
जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। अमित शाह ने डीएमके समेत तमाम विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग सनातन का अपमान कर रहे हैं। इन लोगों का प्रयास देश कभी सफल नहीं होने देगा। फिर से लालू नीतीश की जोड़ी को विधानसभा में जिताया, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनाया, तो याद रखिएगा पूरा सीमांत क्षेत्र हमारा घुसपैठ से भर जाएगा और बिहार के अंदर अनेक प्रकार के सवाल खड़े होंगे। विपक्षी दलों द्वारा सनातन को लेकर दिए गए विवादित बयान पर चल रहे विवाद के बीच नीतीश कुमार के मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर फिर से विवादास्पद बयान दिया है। इसके बाद भाजपा ने नीतीश समेत विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन धर्म का जहाँ तक प्रश्न है, यह नित्य नूतन क्षीर पुरातन है। और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, यानी जाति पंथ मजहब इन सब सारी चीजों से ऊपर उठकर पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, यह संदेश देने वाला जी कोई धर्म है तो सनातन धर्म है। जो सनातन धर्म को जड़ से मिटाने की सोच रखते हो, ये इंडी अलायंस के अहंकारी और घमंड से भरे हुए नेता, जनता इनको कभी स्वीकार नहीं करेगी। और राहुल गांधी ने स्टेटमेंट विदेश में जाके किया था, मुस्लिम लीग सेक्युलर पार्टी है। ये सब देखते हुए इन्होंने हिंदू विरोधी का स्पष्ट नीति अपनाना है, तो इसके भी जनता इनको सबक सिखाएगा। सनातन धर्म का अपमान करोगे, डेंगू और मलेरिया बोलोगे, ये सनातन का अपमान मध्य प्रदेश की जनता सहन नहीं कर सकती। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक में फैसला हुआ था कि जल्द ही भोपाल में गठबंधन की पहली रैली होगी, लेकिन घोषणा के कुछ ही दिन में विपक्षी दलों की ये रैली कैंसिल हो गई है। ये बताता है कि विपक्षी गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इंडिया एंड नहीं होने वाली, ये कैंसिल हो गई। बीते दिनों विपक्षी गठबंधन की ओर से कुछ पत्रकारों के साथ चर्चा में विपक्षी नेताओं के शामिल नहीं होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को सच सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि खुद प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करते हैं। कांग्रेस हो या कांग्रेस के नेता हो, इनको सच सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि खुद प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करते हैं। इसलिए वेणुगोपाल जी जो टिप्पणी कर रहे हैं वो कांग्रेस के नेता भर की टिप्पणी नहीं है, ये कांग्रेस की मंशा है। आने वाले राज्य विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई मुद्दों पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है और चुनाव से पहले ही बयानबाजी ने पारा बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पत्रकारों पर साधे जा रहे निशानों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन के इतर राय व्यक्त की है। उन्होंने इशारों में कहा कि वो किसी पत्रकार के खिलाफ नहीं है और सभी पत्रकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं, आप समझिए कि सबको जब पूरे के तौर पर आज़ादी कोई पत्रकार को मिलेगी तो हर पत्रकार अपने अपने ढंग से जो उसको अच्छा लगेगा लिखेगा, सबको अपना अधिकार है। महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय समिति की बैठक में मनमोहन वैद्य ने सनातन धर्म पर बात की। उन्होंने सनातन धर्म को समाप्त करने वाले लोगों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो इस शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं और ना ही उनको सनातन धर्म के बारे में पता है। सनातन धर्म को समाप्त करने की बात लोग कर रहे हैं। भारत में रहने वाला सारा समाज इस भारत की पहचान के साथ अपने आप को जोड़ता है। ये भारत की पहचान है और इसलिए इस भारत की पहचान इटर्नल है, क्योंकि अध्यात्म आधारित है। और भारत का समाज ये कभी राज्य आधारित नहीं रहा है, समाज आधारित रहा है। इसलिए सनातन वास्तव में इस समाज का, इस चिंतन का, जिसका नाम हिंदुत्व है, हिंदुत्व का विशेषण एडजेक्टिव है, इसका नाम हिंदुत्व है। पारंपरिक शिल्पकारों के हुनर को संबल प्रदान करने के लिए पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा की थी, जो कल से शुरू होने जा रही है।
कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के साथ साथ इस योजना से स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प को बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसका सीधा फायदा समाज के तमाम पिछड़े वर्गों के लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर रविवार को पीएम विश्वकर्मा नाम से एक नई योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी का पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों को सहायता प्रदान करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित रहा है। ये फोकस न केवल कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के जरिए सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध बनाए रखने की इच्छा से भी प्रेरित है। पीएम विश्वकर्मा को 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा। विश्वकर्मा योजना के तहत लाखों कारीगरों और शिल्पकारों को बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से विश्वकर्माओं का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। उन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र, मूलभूत और उन्नत प्रशिक्षण से जुड़े कौशल उन्नयन, 15,000 रुपए का टूल किट प्रोत्साहन, 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपए पहली किस्त और 2 लाख रुपए दूसरी किस्त तक संपार्श्विक मुक्त ऋण सहायता, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी। कारीगरों ने इस योजना को परिवर्तनकारी बताया है। मदद मिलेगा तो मैं इससे आगे काम कर सकती हूँ सर जी। अगर लोन मिलेगा तो मैं मशीन लेंगे और दूसरा लड़कियों को मैं सिखाएंगे सर जी। छोटे मोटे कारीगरों को काम देंगे, ये जैसे जूती वाला है और भी कई, चाहे औजार चाहिए, पैसे चाहिए, तो पैसे के लिए जो लोन देंगे इस योजना के तहत, उस योजना में से 5% पे लोन देंगे तो वो 1.5 साल में चुकाना पड़ेगा। तो उसे कुछ बढ़ेंगे तो वैसे जैसे पहले ये बनाते थे ये जूती। लोगों को बहुत ही मदद मिल रही है इसके बारे में कि कुछ मदद हो जाएगी, टूल किट मिलेंगे या कुछ लोन मिल जाएगा तो लोग आगे मतलब कुछ सामान खरीद के अपने लिए या मशीन से जैसे हम खरीद रहे हैं तो आगे हमें आधुनिक काम करने के लिए मदद मिलेगी। इससे तो हम बहुत खुश हैं, जो योजना लागू की है मोदी जी ने, इससे हम बड़े खुश हैं और हो सकता है कि इससे हम कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। इस योजना के जरिए अगले 3 वर्षों में मोची से लेकर सुनार तक 18 ट्रेड में काम करने वाले 30 लाख श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। जो हमारे आर्टिजन्स हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो अभी तक अपने कौशल और अपने इक्विपमेंट के वजह से वो जीवन यापन करते रहे हैं, इससे ये हो पाएगा कि ये जो चिन्हित वर्ग जो है वो हमारी बदलते हुए परिवेश में जो हमारी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है उसके साथ रेलेवेंट स्किल लेते हुए और वित्त व्यवस्था के साथ अपने व्यवसाय का समुचित विकास कर पाए और देश की अर्थव्यवस्था पे अपना और भी ज़्यादा योगदान दे पाए। इसका मेन पर्पस है कि जो हमारे कामगार हैं और शिल्पकार हैं उनको हम एक एंटरप्रेन्योर से एंटरप्राइज की तरफ ले जाएं, यानी कि जो अपने हाथों से अपने हुनर से काम करते हैं उन लोगों को हम उद्यमी बनाएं। तो उसके लिए ये योजना है और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे कामगार और शिल्पकार हैं राष्ट्र निर्माण में उनका और योगदान सार्थक रूप से मिले हमें। इस योजना का उद्देश्य है कारीगरों को आर्थिक सहायता देना। ये योजना कारीगरों के पारंपरिक कौशल के अभ्यास को बढ़ावा देने और मजबूत करने में मदद करेगी। ये कारीगरों तक उत्पाद और सर्विस को सही से पहुंचाने में भी मदद करेगी। असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगार भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 18 अलग अलग विधा में काम करने वाले कामगारों को ट्रेनिंग के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होने जा रही है। इस योजना के जरिए न सिर्फ ट्रेनिंग मुहैया होगी बल्कि सस्ते दर पर कर्ज भी मिल सकेगा। जाहिर है उद्देश्य है कि तेजी से आगे बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ इन कामगारों को भी मौका मिले तेजी से आगे बढ़ने का। कैमरामैन संजय जैना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। विश्वकर्मा दिवस के मौके पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होने जा रही है। इस योजना पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान।
सर, एक बहुत बड़ी योजना है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। देश की जो परंपरागत कामगार है, जो कुशली आर्टिसन है, फूल गूंथने से लेके लेदर काम करने वाले से लेके लकड़ी, घर बनाना, लोहार की काम करना और सोनार तक का, ये सारे कामों की, बोट बनाना, नेट बनाना, ये सारे जो ट्रेडिशनल व्यवसाय था, ट्रेडिशनल पेशा था, ये सबकी जो हुनर लगती है, जो स्किल्स लगती है, जो कौशल्य लगती है, ऐसे सारे समाज को एक आधुनिक दुनिया के साथ उनकी जुड़ाव और बढ़ाने के लिए उनको आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, उनको अपस्किल रिस्किल कराना, उनको मार्केट ब्रांडिंग करवाना, उनको बिजनेस लिंक कराना, उनको कैपिटल पहुंचाना, सस्ते दर में ऋण उपलब्ध कराना और इनकी प्रोडक्ट को बाजार तक पहुंचाना, इस सारे कामों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना ने सोचा है। ये योजना जब प्लान की गई, क्या वो उद्देश्य रहा होगा उनको? अब इसके लिए तो हम करेंगे ही, क्या वो इकोनॉमी में और बेहतर योगदान कर पाएँ? चूँकि हम जानते हैं कि श्रम पोर्टल में ऐसे बहुत सारे लोग रजिस्टर हैं, तो इसके पीछे के उद्देश्य क्या रहा होगा? प्रधानमंत्री जी ने देश की दायित्व संभाला, तब उन्होंने पहला ही वक्तव्य में कहा था, मेरा सरकार, मेरे दायित्व समाज की सभी वर्गों के लिए है, सबका साथ सबका विकास, समाज की सभी अर्थनैतिक यूनिट, सभी घटकों के बारे में चिंता करना, उनको मुख्य धारा में जोड़ना और उनको सशक्तिकरण करना, ये हमारी लक्ष्य है। उसको कैरिकुलम में कन्वर्ट करना, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, जब पीढ़ी दर पीढ़ी वैल्यू एडिशन, आज हमने एक मिट्टी और लकड़ी दोनों की कॉम्बिनेशन से एक वॉल क्लॉक देखा। देखो, ये वॉल क्लॉक आवश्यक का चीज़ है। पोटेरी और वुड वर्क, ये दोनों हमारी पुरानी परंपरा है, लेकिन दोनों को मिलाते हुए एक डिजाइन बनाना, इसमें एक नया सृजन होती है। इस प्रकार की वैल्यू एडेड चीज़ों की भी आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष करके मैं शिक्षा विभाग की ओर से कहूँगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन किया जा रहा है, इस प्रकार की परंपरागत स्किल्स, परंपरागत ट्रेडिशन से, डिजाइन थिंकिंग से लेके रिसर्च इनोवेशन भी जुड़ा हुआ है। ये सारे को जब हम समाज में नई पीढ़ी के साथ जुड़ेंगे, ज्ञान भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। 3 मंत्रालयों को एक साथ प्रमुख तौर पर लाया गया है इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम मानेंगे करोड़ों कामगारों को फायदा होगा। ये तो पूरा होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है, 3 डिपार्टमेंट इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन आपने जैसे देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोग, जो राजमिस्त्री, रानी मिस्त्री लोग आए हैं, ये तो पूरा एंटर हाउसिंग डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। शहरी विकास विभाग यहाँ भले ही ना हो, लेकिन लाभार्थी तो ही भी होने वाला है। रोड कंस्ट्रक्शन की डिपार्टमेंट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने वाले डिपार्टमेंट, निजी क्षेत्र, समाज की सभी लोगों की स्किल के साथ संबंध है। सभी को हुनर वाले लोग चाहिए, सभी को स्किल मैन पावर चाहिए, और ये जो परंपरागत सुंदरता के लिए, एक नवाचार के लिए, दोनों को मिलाते हुए एक नया आयाम हमारी सरकार ने प्रयास किया है। प्रधानमंत्री जी ने सदैव श्रम शक्ति को महत्व दिया है, उनको लेके ही चलने का उन्होंने योजना बनाई है। मैं मानता हूँ ये हमारी सरकारों के अंदर जितने सारे स्कीम लागू हैं, उनमें से एक बेहतरीन स्कीम ये निकल के आएगी। से बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बता रहे थे कि किस तरह से ये योजना फायदेमंद साबित होगी करोड़ों कामगारों के लिए। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर को कल पीएम मोदी देश को समर्पित करेंगे। यशोभूमि नाम के इस इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी IICC का पहला चरण पीएम मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1 लाख वर्ग मीटर से अधिक में बने इन प्रदर्शनी हॉलों का उपयोग प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और व्यावसायिक कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी IICC का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसे यशोभूमि का नाम दिया गया है। देश में बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के प्रधानमंत्री के विजन को द्वारका में यशोभूमि के प्रचालन के साथ सुदृढ़ किया जाएगा। 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक के कुल परियोजना क्षेत्र और 1.8 लाख वर्ग मीटर से अधिक के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ यशोभूमि दुनिया की सबसे बड़ी MICE बैठकें, प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनियां सुविधाओं में अपना स्थान बनाएगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विजन है कि बेस्ट एग्जीबिशन सेंटर, बेस्ट कन्वेंशन सेंटर होने चाहिए, जो दुनिया के एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर्स जो कि शंघाई में है, हांगकांग में है या फिर यूरोप में है, उनसे कम्पीट कर सके। तो अगर हम देखें तो आज हमने फेज़ 1 में ऐसा ही डिलीवर करा है। यशोभूमि में दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉलों में से एक है। 1.07 लाख वर्ग मीटर से अधिक में बने इन प्रदर्शनी हॉलों का उपयोग प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और व्यावसायिक कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए किया जाएगा। इंटरनेशनल इवेंट्स करने के लिए बहुत अट्रैक्टिव सेंटर है और ऑलरेडी बहुत इंटरेस्ट अक्टूबर 2024 तक बहुत इंटरेस्ट आ गया है डिफरेंट डेट्स के लिए और हमारी काफ़ी शेड्यूल इसमें ऑलरेडी हमने भर लिए हैं। वर्ल्ड इवेंट्स के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इवेंट्स के लिए, एंटरटेनमेंट इवेंट्स के लिए। तो यहाँ की पब्लिक के लिए आप सोचिए, एंटरटेनमेंट के लिए और बिजनेसेस के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए, मीटिंग्स के लिए बहुत फैसिलिटीज़ हैं। देश के सबसे बड़े एक्सपो और सम्मेलन सेंटर के उद्घाटन के साथ ही साथ सीधी कनेक्टिविटी का भी यहाँ ध्यान रखा गया है। एयरपोर्ट मेट्रो का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। आप हमारे ठीक पीछे देखें, दिल्ली मेट्रो का ये जो एयरपोर्ट मेट्रो है उसका स्टेशन होगा। यहाँ यानी जो भी दुनिया भर से लोग आएंगे वो सीधे यशोभूमि आ सकते हैं। यानी 17 सितंबर के दिन PM विश्वकर्मा योजना के साथ साथ जिस सबसे बड़े सम्मेलन सेंटर का, जिस सबसे बड़े एक्सपो सेंटर का उद्घाटन हो रहा है, साथ ही साथ मेट्रो कनेक्टिविटी भी यहाँ पहुँचने जा रही है। एयरपोर्ट मेट्रो का विस्तार भी हो रहा है। यशोभूमि स्थिरता के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित करती है, क्योंकि ये 100% अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग, वर्षा जल संचयन के प्रावधानों के साथ अत्याधुनिक अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली से सुसज्जित है और इसके परिसर को CII के भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC से प्लैटिनम प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यशोभूमि आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च तकनीक सुरक्षा प्रावधानों से भी सुसज्जित है। 3000 से अधिक कारों के लिए भूमिगत कार पार्किंग सुविधा भी 100 से अधिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट के साथ सुसज्जित है। शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। वन रैंक वन पेंशन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान का सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने खंडन किया है। उन्होंने बयान को नकारते हुए इसे फूट डालने वाला करार दिया। राहुल गांधी जी का बयान जो OROP को लेकर के वायरल हुआ है वो सरासर गलत है। OROP के जो पेंशन्स हैं वो जिनकी जैसे तनख्वाह थी उसके मुताबिक उनको मिलता है। ये कहना कि अफसरों को ज़्यादा मिला और जवानों को कम मिला, मुझे लगता है धारणा एक तरीके से फूट डालने की जो प्रवृत्ति है वो गलत है। और वो खुद भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के सदस्य हैं। अगर उनको शक है कि क्या OROP में वाकई जवानों को कम मिला और अफसरों को ज़्यादा फायदा हुआ, वो क्लैरिफाई कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के बयानबाजी करना, वो भी वेटरन्स के सामने, मुझे लगता है उनको शोभा नहीं देता। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बिलासपुर में प्रयास संस्था के हुनर से शिखर कार्यक्रम के तहत 300 महिलाओं को स्किल सर्टिफिकेट बांटे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने आज अपने संसदीय क्षेत्र में हुनर से शिखर कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण पाने वाली 300 महिलाओं को ब्यूटी और वेलनेस कोर्स का सर्टिफिकेट भी प्रदान किया और जन समस्याओं की सुनवाई की। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत विजन को मूर्त रूप देने में आत्मनिर्भर नारी का योगदान भी काफ़ी ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रयास संस्था के साथ मिलकर हुनर से शिखर कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां सभी उम्र की माताओं बहनों के लिए ब्यूटी और वेलनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं।
दिल्ली में एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। कार्यक्रम में साल 2017-18 से लेकर 2021-22 के बीच बेहतर प्रदर्शन करने वाले उद्योग जगत से जुड़ी 118 हस्तियों को सम्मानित किया गया। कैपेक्सिल यानी केमिकल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ने वैश्विक व्यापार से जुड़ी हस्तियों से मुलाकात की और उद्योग जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। भारत में इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, वेल्थ की ग्रोथ होती है और भारत का नाम दुनिया में होता है। ये सब आपके प्रयासों से संभव पाया। आज एक्सपोर्ट के अंदर जो कुछ भी प्रगति हुई है, उस प्रगति में आपका बहुत बड़ा योगदान है। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अर्थव्यवस्था में भारत दुनिया में 5वें पायदान पर है। वैश्विक स्तर पर जिस रफ्तार से भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं जब भारत 3रे पायदान पर होगा। अगर किसी मंजिल पर पहुंचते हैं तो इसमें सभी का रोल होता है। कठिन परिश्रम हमेशा है, आपका विजन है, आपका मिशन है, आपका पेशेंस, आपकी ईमानदारी, ये सभी कुछ पे करता है और इन सबके पीछे है आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। व्यापार और वाणिज्य के लिहाज से पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है। खासकर भारत जिस गति से अपने देश में बने प्रोडक्ट की निर्यात कर रहा है, जल्द ही भारत के बने उत्पाद का परचम पूरी दुनिया में होगा। काजल साहू, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।